जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डिफेंस बूस्टर सीरीज फॉर सीडीएस एंड एनडीए एग्जामिनेशन, जहां हम लोग सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। और अब एग्जाम डेट्स बहुत पास आती जा रही है। आई होप आप सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा, तो करंट अफेयर्स पर और ज्यादा जोर देना शुरू कर दीजिए और बाकी स्टैटिक पोर्शन पर भी ध्यान देना है। जीएस इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि जीएस आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर हम उसको थोड़ा स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करें तो हो सकता है। चलिए, बिना इधर उधर की और बातें करते हुए आज के टॉपिक्स पर चलते हैं। आज का करंट अफेयर का जो हमारा पहला टॉपिक आ रहा है दैट इज आईएनएस अंजदीप। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था आईएनएस माहे के बारे में, आपने सुना होगा। आईएनएस माहे, ये माहे क्लास का ही एक शिप है। ये बेसिकली एएसडब्ल्यूसी यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। एक तरह से इसी का दूसरा नाम, जब हमने आईएनएस माहे पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि हम इसी का दूसरा नाम क्या बता रहे हैं। इट इज नन अदर देन अ साइलेंट हंटर। क्या? इट इज नन अदर देन अ साइलेंट हंटर ऑफ इंडियन नेवी। ये साइलेंट हंटर है और एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। छुपके से बिना अपनी प्रेजेंस को दुश्मन के सामने लाए हुए ये पनडुब्बियों का शिकार कर सकता है, राइट? तो बेसिकली इसमें एंटी सबमरीन मिसाइल्स, एंटी सबमरीन लॉन्चर्स और इसके साथ साथ इसका छोटा आकार और सबसे अच्छी चीज शैलो वाटर यानी कि उथले जल में चल सकने की क्षमता, यानी कम गहरे पानी में चल सकने की क्षमता। इसकी स्पीड की बात की जाए तो तकरीबन 25 नॉट्स यानी कि 25 नॉटिकल माइल्स तक होती है। तो बेसिकली ये शिप्स बहुत इंपॉर्टेंट शिप्स हैं। इसके पहले हम लोग आईएनएस अभय क्लास के शिप्स को यूज कर रहे थे, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को देखते हुए और एनिमी नेवीज के थ्रू, जैसे चाइना हो गया, जैसे पाकिस्तान हो गया, के द्वारा मिलने वाले कुछ टेक्निकल चैलेंजेस की वजह से, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस की वजह से हमें इस क्लास को अपग्रेड करना था। तो बेसिकली देखा जाए 2019 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसके अंतर्गत शैलो वाटर क्राफ्ट्स को आत्मनिर्भर तौर पर स्वदेशी रूप से यानी इंडिजीनियसली डिजाइन करने की बात की गई थी। तो अगर इसकी भी बात की जाए, लाइक आईएनएस माहे और आईएनएस अंजदीप जो शिप्स बनाए गए हैं, 80% टेक्नोलॉजीज और इनका डिजाइन हमारा क्या है? आत्मनिर्भर है, सेल्फ इंडिजीनियसली मेड है, राइट? द इंपॉर्टेंट पार्ट इज इसका नाम अंजुदीप के नाम पर रखा गया है। अंजुदीप एक आइलैंड है, एक पोर्ट आइलैंड है, बंदरगाह द्वीप। कहां आता है? ये कर्नाटक के कारवार तट पर आता है, कारवार कोस्ट आता है। कहां आता है? कर्नाटका में कारवार कोस्ट आता है। उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और इसमें आता है कि इंडिजीनियस है, स्वदेशी रूप से बनाया गया है, तो सर बनाया किसने है? तो ये बनाया है कोलकाता बेस्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। किसने? आज की डेट में सबसे ज्यादा भारत में एक तो मजगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड चल रहा है और एक गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये दो ही इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज हैं जो कि शिप्स को डिजाइन या बिल्ड कर रही हैं, जो इंडिजीनियस शिप्स हमारे बनाए जा रहे हैं। और बहुत तेजी से नेवी में डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में 2019 में जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी भैया, तो ध्यान रखिएगा इसे आईएनएस माहे क्लास कहा जाता है, क्योंकि इस क्लास का जो शैलो वाटरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, इसका पहला शिप आईएनएस माहे ही है, यानी इंडियन नेवल शिप, भारतीय नौसैनिक जहाज माहे है। क्लियर है या नहीं है? और ये जो आईएनएस माहे क्लास है, इसमें ऑर्डर कितने शिप्स का दिया गया है? 16 शिप्स का ऑर्डर दिया गया है। तो अंजदीप कौन सा है? अंजदीप थर्ड शिप है इस क्लास का, मतलब इस श्रेणी का तीसरा जहाज है आईएनएस अंजदीप। इतनी सी बातें बस इसके बारे में याद रख लेना, मुझे लगता है आपका काम एग्जाम में इससे काफी हद तक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये टॉपिक, अरे बहुत परेशान है यार, मतलब ये पुरस्कार लिए बिना नहीं माने जा रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री यार। 29th मतलब बताओ 29वां पुरस्कार मिला है साहब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। किसी भी अन्य देश द्वारा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को दिया जाने वाला 29th अवार्ड यानी कि 29वां पुरस्कार, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास, और लिख लो इसके आगे, अच्छा लगेगा। ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास नरेंद्र मोदी जी को किसने दिया है? ओमान ने दिया है, ओमान की सरकार ने दिया। ओमान क्या है भैया? ओमान एक अरेबिक नेशन है जो अरेबियन पेनिनसुला में आता है, एशिया महाद्वीप में, एशिया के ईस्ट में, राइट? सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, यमन हो गया और ओमान हो गया। तो ओमान में मिला है। हालिया तौर पर मोदी जी ने आधिकारिक तौर पर ओमान की यात्रा की है। साथ ही साथ ओमान नाम के इस देश के साथ एक और इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए करंट अफेयर में है, वो ये है कि आरसीईपी
पर साइन किया है भारत और ओमान ने। इससे भारत और ओमान के मध्य व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। अब ये आरसीईपी क्या है? इसका नाम होता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यानी कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। व्यापक आर्थिक साझेदारी का मतलब क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का देखो, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हो गया एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में मोर देन वन और मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जो सर्विसेज हो गई, जो ट्रेड किया जा रहा है, उसके मल्टीपल सेक्टर्स में एक समझौता तैयार करना, जिसमें दो देश मिलकर एक दूसरे को व्यापारिक लाभ देने के लिए कुछ कुछ उदार व्यापारिक शर्तें एक दूसरे के लिए प्रस्तुत करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। दे आर presenting their liberal conditions to increase the mutual trade between for each other, and they are accepting those. Basically ये comprehensive है और regional यानी कि क्षेत्रीय संबंध जो है उन्हें मजबूत करने के लिए बनाया जाता है। उदाहरण के लिए ऐसे मान लीजिए कि ओमान से कोई प्रोडक्ट अगर इंडिया में इंपोर्ट किया जा रहा है या इंडिया से ओमान में इंपोर्ट किया जा रहा है, तो ओमान कहेगा हम इंडिया से आने वाले प्रोडक्ट पर किसी भी टाइप की कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे, तो इंडिया उसके बदले में कहेगा हम भी नहीं लगाएंगे। तो ये आरसीईपी में साइन किए हुए अगर उन प्रोडक्ट्स में या उन ट्रेड के फॉर्म्स में आता होगा तो फिर उस पर कोई ट्रेड टैक्स नहीं लगेगा, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई कस्टम्स नहीं लगेगा, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, जिससे दोनों देशों को एक दूसरे के क्षेत्र में अपने व्यापार को मजबूत करने में, राइट, बोथ द नेशंस गेट द सपोर्ट टू इंक्रीज देयर म्यूचुअल ट्रेड इन ईच अदर्स टेरिटरी, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब सवाल यह है कि ऑर्डर ऑफ ओमान क्या पहली बार मोदी जी को ही दिया गया? नहीं साहब, इसके पहले सबसे पहली बार इसे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को दिया गया था, एलिजाबेथ थर्ड को दिया गया था, है ना। दूसरा, इसे अगर आप देखोगे तो यही अवार्ड जो है वो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला को भी दिया जा चुका, अब्दुल्ला द्वितीय को दिया जा चुका है। यही अवार्ड जापान के किंग अकीहितो को भी दिया गया है और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके नेल्सन मंडेला को भी दिया गया है। मोदी जी इस अवार्ड को पाने वाले इनके बाद आने वाले व्यक्ति हैं। गल्फ देश, खाड़ी के देश, जो बेसिकली अदन की खाड़ी और लाल सागर से जुड़े हुए देश हैं, उनके साथ संबंध मजबूत हुए हैं। फारस की खाड़ी में आने वाले देशों के साथ संबंध मजबूत हुए। कुल मिलाकर पूर्वी एशिया यानी ईस्ट एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ मोदी जी ने भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बहुत मजबूत किया है। इसी को आधार मानते हुए और भारत की वैश्विक भूमिका जो महत्वपूर्ण रूप से उभर के सामने आई है कुछ वर्षों में, उसे देखते हुए कि जो ग्लोबल प्रेजेंस है, हाउ इट बिकेम एनहांस्ड, उसे देखते हुए अवार्ड मोदी जी को दिया गया। ये एलिजिबिलिटीज बताई गई है कि क्यों उनको दिया गया। द इंपॉर्टेंट पार्ट भैया, ये मोदी जी का 29वां इंटरनेशनल अवार्ड है, 29वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है, समझ गए। और अभी हालिया तौर पर हमने एक और देखा है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ये दूसरा है, इसी महीने का है ना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रोजेक्ट मौसम। वैसे तो ये प्रोजेक्ट शुरू 2014 में किया गया था और किसने शुरू किया था? भारत की कल्चरल मिनिस्ट्री ने शुरू किया था, संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया था। भैया जरा ध्यान से सुनना, कल्चरल मिनिस्ट्री ने ये प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया है? बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है। इस पर हालिया तौर पर नई दिल्ली में एक बहुत व्यापक समीक्षा बैठक हुई है, इसलिए न्यूज़पेपर में रहा और इसलिए हम आपको बता रहे हैं। प्रोजेक्ट मौसम का मतलब होता है ये समुद्री क्षेत्र में जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासतें हैं हमारी, उन्हें संरक्षित करने के लिए, और सिर्फ हमारी नहीं, हिंद महासागर से जुड़े हुए 39 देश, 39 कंट्रीज, कितने? 39 कंट्रीज विच आर कनेक्टेड इन द इंडियन ओशन के साथ भारत अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है। ये वो देश है जिनके साथ भारत बहुत सालों से, कई सालों से, यानी कि सैकड़ों सालों से, मेरा मतलब है प्राचीनतम समय से व्यापार कर रहा है, संस्कृतियों का आदान प्रदान, कल्चरल एक्सचेंजेस कर रहा है। इंडिया वॉज यूजिंग द मॉनसून विंड्स टू ट्रेड विद दीज ऑल नेशंस। तो किस तरह से वो व्यापार संस्कृतियों के आधार पर, भौगोलिक ज्योग्राफिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर किया जाता था, जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर किया जाता था, एंड हाउ वी हैव क्रिएटेड देयर रिलेशंस एंड हाउ वी आर मेंटेनिंग दिस एंड टू इंप्रूव दिस। पहला जो ऑब्जेक्ट किया गया है प्रोजेक्ट मौसम के अंतर्गत वो ये है कि भारत जो है वहां से जाने वाली टीमें दुनिया के इन अलग अलग देशों से जो हिंद महासागर में जुड़ी हुई हैं, से कनेक्ट करेंगी, से जुड़ेंगी, से मिलेंगी, से बात करेंगी, और क्या करेंगी? हिंद महासागर इंडियन ओशन रीजन में आने वाले वो पोर्ट्स जो हिस्टोरिकली या कल्चरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत वैश्विक विरासत सूची यानी ग्लोबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए प्रयास करेंगी, एफर्ट्स लगाएंगी अपने। उसके साथ साथ
समुद्री संसाधन खासतौर से ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण, जो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट हो, कल्चरली इंपॉर्टेंट हो, उनको म्यूचुअली उन देशों के साथ मिलकर इन इंटीग्रेटेड फॉर्म डेवलप करने की कोशिश की जाएगी, उन्हें कंजर्व करने की कोशिश की जाएगी और देशों तक विभिन्न सांस्कृतिक मार्गों को खोजा जाएगा। वी विल बी स्टैब्लिशिंग द कल्चरल पाथ्स टू द कंट्रीज थ्रू द ओशन रूट्स, राइट। तो ये इस प्रोजेक्ट का क्या है, इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को इंडिया में संचालित किया जा रहा है, डायरेक्ट किया जा रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। इसकी स्थापना ब्रिटिश टाइम पीरियड में 1861 में हुई थी, तब भारत के वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। और दूसरा संस्थान जो इसमें जुड़ा हुआ है वो है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। इसका एस्टेब्लिशमेंट राजीव गांधी ने अपनी स्वर्गीय माताश्री और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर करवाया था 1985 में। इसका भी सेंटर दिल्ली में है, मुख्यालय दिल्ली में है। तो ये दो संस्थाएं मिलकर के क्या कर रही हैं, इसको संचालित कर रही हैं, इसको एग्जीक्यूट कर रही हैं भैया, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक जेनजीज के लिए है, जो जेनजीज है वो खुश हो जाओ। कश्मीर में भारत सरकार के अंतर्गत पोस्ट इंडिया डिपार्टमेंट यानी भारतीय डाक विभाग ने देश का पहला जेनजी पोस्ट ऑफिस एस्टैब्लिश किया है। इसका इनॉग्रेशन किया जा चुका है, भारत का पहला जेनजी पोस्ट ऑफिस। जेनजी यूथ जो है, जेनजी युवा जो है, उन युवाओं को अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिए और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के लिए, खासतौर से वो जितने प्रो टेक्नोलॉजी हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसको अत्यधिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त बनाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ पोस्ट पेमेंट बैंक्स हो गए, राइट, या कि फिर पोस्ट ऑफिस की अदर सर्विसेज हो गई, उनको लेकर के जेनजीज को अवेयर करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया है। कहां इसे स्टैब्लिश किया गया है, ओपन किया गया है तो ये है भैया विजयपुर कैंपस का जो एम्स कैंपस है विजयपुर में। क्या विजयपुर में जो एम्स कैंपस है, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स हॉस्पिटल्स हैं या कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसके कैंपस में से स्टैब्लिश किया गया है या इसकी इनॉग्रेशन की गई है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना भैया। ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में आता है, किस में आता है, ओ सॉरी यूनियन टेरिटरी हो गया अब तो, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जेनजी पोस्ट ऑफिस को भी ध्यान रखिएगा। चलिए, आज की क्लास में ये 4 टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग द टॉपिक्स एज वेल एज कीप ऑन स्टडीइंग द टॉपिक्स। हम अगली क्लास में फिर कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।